ओके चलिए जल्दी से हम लोग अब नए और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सैलरी। आपको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है मिस्टर जे जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। मिस्टर जे जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं जीजीसी लिमिटेड में, जहां पर उनकी वाइफ जो है वो सफ़र कर रही हैं किसी क्रिटिकल डिजीज से। कंपनी ने मिस्टर एंड मिसेस जे को यूएस से भेजा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिसेस जे के। कंपनी ने सारे के सारे खर्चे करे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जे एंड द स्टे आउटसाइड इंडिया ऑफ मिसेस जे एंड मिस्टर जे, जो कि था 17 लाख रुपीज का। आरबीआई ने परमिट किया है ओनली 15 लाख रुपीज। ट्रैवल एक्सपेंसेस है 1,50,000 के। बोलता है सैलरी है मिस्टर जे की 5 लाख, हमें टैक्सेबल परक्विजिट बताइए। टैक्सेबल परक्विजिट is quite simple. It is that amount which is paid minus what is allowed by the RBI. तो मैंने टोटालिटी में बेटा 17 लाख के साथ साथ मैंने 1,50,000 जो टिकट्स का खर्चा था, तो टोटालिटी में मुझे 18,50,000 रुपए का बेनिफिट मिला है, जिसमें से अलाउेबल एक्सपेंस है केवल 15 लाख। सो हेंस 3,50,000 इज अनअलाउेबल एक्सपेंस विच जो हम अब अपनी सैलरी में टैक्स कर देंगे। दैट मीन्स द आंसर इज ए पार्ट। आई होप द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोलता है मिस्टर जे स्टेज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में रहते हैं। उनकी बेसिक सैलरी है 10,000 पर मंथ। 60% ऑफ द डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे 6,000 per annum. HRA 5,000 है। He is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. वो रेंट पे करते हैं 5,500 पर मंथ। टर्नओवर जो उन्होंने अचीव करी है वो 12 लाख रुपीस करी है। आपको बताना है कि 1013A के अंडर HRA कितना एग्जेम्प्ट है। तो बेटा हमें पता है HRA एग्जेम्प्ट होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, पहला अमाउंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड विच इज 5,000 into 12, है ना। दैट अमाउंट कम्स आउट टू बी 60,000। सेकेंड अमाउंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, है ना। और थर्ड अमाउंट होता है सिंस इट इज न्यू दिल्ली तो 50% ऑफ सैलरी। अगर ये कोई और सिटी होती अदर देन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ये अमाउंट हो जाता 40% ऑफ सैलरी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा रफ में कि हमारा सैलरी कितना है। इसका सैलरी है हमारा बेसिक पे 10,000 पर मंथ इंटू 12 प्लस HRA 6,000 इंटू 12, लेकिन इसमें से केवल 60% ही फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो हम केवल 60% ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे कमीशन भी है, तो 12 लाख रुपए का 1%, क्योंकि ये फिक्स्ड कमीशन है टर्नओवर के बेसिस पे, तो हेंस ये भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो हेंस मेरी यहाँ पे टोटल सैलरी जो आ जाएगी दैट विल कम आउट टू बी 1,75,200, राइट। तो हेंस यहाँ पर रेंट पेड माइनस करके आंसर आ जाएगा 5,500 इंटू 12 माइनस 1,7,520, तो ये आंसर आ जाएगा 48,480 एंड थर्ड पार्ट आ जाएगा 87,600। तो हेंस दिस इज द लोएस्ट, तो 48,480 ए पार्ट इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बोलता है मिस्टर जे को हमने फर्नीचर दिया है जिसकी वैल्यू 70 लाख रुपीस की है फरवरी 2018 में। फर्नीचर जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड नहीं है, उन्होंने हायर चार्जेस पे कर रहे हैं 5,000 पर आनम। एम्प्लॉयर जो है वो 5,000 रुपीज पर आनम हायर चार्जेस पे कर रहा है। तो बेटा what will be the value of furniture to be included in the unfurnished house, है ना। तो फर्निशिंग्स की क्या वैल्यू होगी, जो भी हम हायर चार्जेस पे कर रहे हैं that would be 5,000 per annum। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, राइट। समवॉट लाइक अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है ये।
चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया है मिस्टर जे की बेसिक सैलरी जो है वो है 20,000 पर मंथ अपने एम्प्लॉयर से। उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1,800 रुपए पर मंथ। बोलता है सैलरी चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 या प्रीवियस ईयर 1890 आपको कैलकुलेट करके बतानी है ना। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसिक पे, दैट इज 20,000 इंटू 12 जो आ जाता है 240। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपको दे रखा है 3,000, लेकिन एग्जाम्प्ट बेटा कितना होगा 100 फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर 12 months 2,400, so that means only 600 will be taxable, राइट। इसके साथ आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब पूरा का पूरा टैक्सेबल है ना। तो मतलब 1,800 इंटू 12 21,600 entire amount will be taxable. So this total amount comes out to be 2,62,200। बेटा अभी तक हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, आपसे बोला है टैक्सेबल सैलरी बताइए। तो टैक्सेबल सैलरी में यहाँ पर हमें डिडक्शन भी मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगी 40,000 की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 1920, अगर मैं बात कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 1920 तो मेरी डिडक्शन होगी 40,000, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 2021 तो मेरा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो कितना होगा 50,000 होगा। ये प्रोविजन आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा असेसमेंट ईयर है 1920 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 40,000, बट अगर मेरा असेसमेंट ईयर है 2021 तो मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 1920 मैं 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा, हेंस माय आंसर इज 2,22,600 2,22,600। That's my respective answer. I hope B part is the answer. I hope it is clear. Right? Moving on to the next question, question number 23. Question number 23 हमें बताता है कि salary of an employee is 2 lakh. बोलता है fair rent of an unfurnished house situated in Delhi gives 1,30,000। मतलब एक घर है unfurnished है जिसका रेंट है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,30,000। बोलता है अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ हाउस। मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या अमाउंट वो पे करेगा। तो बेटा अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो अमाउंट पे करेगा जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। उसका कोई परसेंटेज या कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगा। द एंटायर अमाउंट विल बी जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा हुआ होगा, right? That will be the amount. So hence the answer is B part again. Am I clear? I think so. यहाँ तक कोई problem होना नहीं चाहिए. Moving on to the next question, question number 24. Question number 24 आपको बोलता है बेटा salary of an employee is 2 lakh rupees. मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपीज है। एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपीज है। फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस इन दिल्ली इज 1,30,000। बेटा पिछला वाला क्वेश्चन सेम है, बस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता दिया है। बेटा घर जो है वो इन्होंने रेंट पे ले रखा है या फिर ओन्ड है। द हाउस इज इट इज नॉट क्लियर, है ना। इस केस में हम सिंपल एक ही चीज ले लेंगे, 15% ऑफ सैलरी दैट विल बी टैक्सेबल, है ना। 15% ऑफ सैलरी दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच, दैट विल कम आउट टू बी 30,000। 15% of 2 lakh 30,000, so that will be your taxable perquisite. I hope I am clear यहाँ तक। Moving on to question number 25, बोलता है कि salary of an employee is 2 lakh, rent paid by the employer of an unfurnished house in Faridabad is 3,000 per month. Employer charges 2,000 per month as rent from the employee. The valuation of the perquisite shall be, yes, the valuation of the perquisite will be
2 लाख का 15%। अब हमारा रूल कहता है या तो 15% या फिर जो रेंट पे कर रही है कंपनी, विच एवर इज लोअर। तो बेटा ये आता है 30,000, ये आता है 36,000, तो हमारा इसमें लोअर फिगर क्या है 30,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे एम्प्लॉय से हम जो रीइंबर्स करवा रहे हैं 2,000 इंटू 12, तो 24,000 है ना। इस फिगर को हम माइनस खत्म कर देंगे तो आंसर विल बी 6,000। आंसर विल बी 6,000। तो हेंस डी इज योर आंसर। आई होप यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑल द क्वेश्चंस शुड बी क्लियर टिल हियर। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि मिस्टर जे एक एम्प्लॉय है जीजीसी लिमिटेड में एंड ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ इंजन 1.9 लीटर कैपेसिटी। मतलब गाड़ी की इंजन कैपेसिटी है 1.9 लीटर्स, मतलब 1.6 लीटर से अबव है ना। और उसको एक ड्राइवर भी मिल रहा है, ही इज गेटिंग अ ड्राइवर ऑल्सो। बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ द कार आर मेट बाय मिस्टर जे हिमसेल्फ। मतलब एम्प्लॉय मेंटेनेंस वगैरह पे करता है। कार जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती है। बेटा हमें याद है कि जब रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे करता है, जब एम्प्लॉय रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो अमाउंट है 1.6 लीटर से कम है, तो 1.6 लीटर से कम है इंजन कैपेसिटी, तो इट इज 600 पर मंथ। और अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो इट इज 900 पर मंथ। शॉफर के 900 सेपरेटली, है ना। यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ गया कार की वैल्यूएशन का हमारा रूल क्या हो गया, 900 पर मंथ, है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट पूछा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कार, तो इट विल बी 900 पर मंथ, डी पॉइंट। ठीक है, हमसे ड्राइवर का नहीं पूछा, ड्राइवर का अमाउंट विल बी सेपरेट, राइट। ड्राइवर का अमाउंट विल बी सेपरेट। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है बिमल एक एम्प्लॉयर है फैक्ट्री में एट अ सैलरी ऑफ 2400 पर मंथ। मतलब 2400 रुपए की सैलरी पे करते हैं हम मंथली बेसिस पे। ही ऑल्सो गेट्स डियरनेस अलाउंस ऑफ 600 पर मंथ। उन्हें डियरनेस अलाउंस भी मिलता है 600 पर मंथ का, और बोनस भी मिलता है 200 पर मंथ का, है ना। He retired on 31st December 2018 and received 75,000 as gratuity covered under Gratuity Act after servicing 31 years 4 months। मतलब राउंड फिगर करके 31 months 31 years ही रहेगा। बोलता है कितना ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगा। हाँ जी, तो लोअर ऑफ नंबर 1 20 लाख, दैट इज द रिस्पेक्टिव अमाउंट। सेकेंड इज एक्चुअल अमाउंट जो हमें मिला 75,000, एंड द थर्ड वैल्यू इज 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज रेंडर्ड, फ्रैक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, है ना, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। बेटा इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है सैलरी बेसिक प्लस डीए, बस यही केवल इंक्लूड होता है, तो 3,000। तो दिस कम्स आउट टू बी 53,654। तो बेटा माय आंसर इज बी पार्ट, एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी पूछा है मुझसे, तो दैट वुड बी 53,674, राइट। तो मुझे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मुझसे क्या मांगा है, मुझसे एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी मांगा है, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आई एम क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टिल हियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में बोलता है Anjan joins a service of 1 on 1/4/2018 with a basic salary of 39,100 plus DNS allowance of 107% of his basic salary. He has no other income, उसको कोई और इनकम नहीं है। बट बोलिए टैक्सेबल इनकम बताइए फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो बेटा वही है, देख लीजिए 39,100 इंटू 12, क्योंकि वो
1/4/2018 को ज्वाइन कर रहा है, पूरे साल सर्विस में रहा है, तो 12 महीने की सैलरी रिसीव करेगा। 4,69,200 प्लस 107% का उसे मिला है डीएनएस अलाउंस, जो हो जाएगा 5,02,044। ये वैल्यू हो गई 971,244। इसमें से बेटा मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा, इसमें से मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया बेटा, मेरा है 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000। 931 टू 971,244 माइनस, आई एम सॉरी, 40,000 है बेटा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 40,000, है ना। 931,244। बेटा यहाँ पर आपसे पूछा है टैक्सेबल इनकम बताइए। टैक्सेबल इनकम हमारा आपको पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता। 99%, 95% बच्चे जो है वो ये बी पार्ट आंसर कर आ जाएंगे, बट दिस इज नॉट योर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ₹10। Hence your answer is D part, not B part. तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने के साथ साथ अगर राउंडिंग ऑफ की जरूरत है तो राउंडिंग ऑफ भी लगाएंगे, तो राउंडिंग ऑफ भी करेंगे, राइट, इनकम की, राइट। राउंडिंग ऑफ इज टू बी डन टू द नियरेस्ट ₹10. So hence this is your respective answer. I hope I am clear. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक 28th क्वेश्चन तक? चलिए, आई एम होपिंग देयर आर नो मोर प्रॉब्लम्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल एमसीक्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। चंदन एक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है जिसको 1,500 रुपए पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 1,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अंडर द हेड सैलरीज, इट विल बी नील बिकॉज 3,200 पर मंथ तक की तो हमें लिमिट है, और हमें मिल कितना रहा है बेटा? 1,500 रुपए। दैट इज गुड इनफ, है ना। 3,200 तक की तो हमारे पास अलाउंस ही है ना। हैंडीकैप्ड के लिए अलाउड है लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए अलाउड नहीं है, राइट। यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितना खर्च किया डजंट मैटर, ये एक ऐसा अलाउंस है ना। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है बेटा, जीजीसी लिमिटेड ट्रांसपोर्ट अ होंडा कार टू इट्स एम्प्लॉई मिस्टर जे आफ्टर यूजिंग इट फॉर 4 years 10 months। 4 साल 10 महीने यूज करने के बाद एक कंपनी ने अपनी होंडा सिटी कार अपने एम्प्लॉय को दे दी 2,10,000 रुपए में। इस गाड़ी की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए की, है ना। बोलता है टैक्सेबल परक्विजिट बताइए। बेटा जब हम कोई डेप्रिशिएबल एसेट कंपनी ट्रांसफर करती है अपने एम्प्लॉइज को तो वो WDV मेथड, आई रिपीट माई सेल्फ, WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाती है। तो आपको पता ही है इसमें कंप्यूटर के केस में रेट इज 50%, कार के केस में द रेट इज 20%, एंड कोई और अगर अदर एसेट है तो उसके रेट केस में द रेट इज 10%, राइट। तो अब हम यहाँ पर सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 20%। तो रेट ऑफ 20% पे हम WDV निकाल लेंगे बेटा। WDV कैसे निकलेगी? 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 4 years। इसमें फ्रैक्शंस का पार्ट हमें नहीं मिलता, तो 10 लाख माइनस 20%, 20%, 20% एंड 20%, तो आंसर आ जाएगा 4,09,600। इसमें से मैं सेल प्रोसीड्स माइनस कर दूंगा 2,10,000 रुपए की, है ना। तो मेरे पास इनकम आई 1,99,600, है ना। तो दैट इज माय रिस्पेक्टिव टैक्सेबल परक्विजिट। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टैक्सेबल डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, मिस्टर जे, an employee of GGC Limited of Delhi,
received the following payment during the previous year ended 31st March 2019. उन्हें बेसिक सैलरी मिला, डीएनएस अलाउंस मिला, है ना, जिसमें से 40% बेस ऑफ बेसिक पे, जिसमें से 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिला उन्हें, जिसके लिए एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट पे करा है। आपसे पूछा है व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज, क्योंकि वो दिल्ली है, इट इज दिल्ली हो या नहीं हो, 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर बेटा रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 50,000, है ना। मुझे पता है यहाँ पे मुझे सैलरी निकालनी पड़ेगी। सैलरी कैसे निकालते हैं, बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल द अलाउंसेस इफ एनी, है ना। तो मेरी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी बेटा 2,40,000 प्लस 40% का 40%, तो 2,40,000 का 40% का 40%, दैट कम्स आउट टू बी 38,400, है ना, प्लस 240, तो मेरी सैलरी हो जाएगी 278,400, इसका 15%, दैट कम्स आउट टू बी 41760, है ना। तो 41760, तो योर आंसर इज ए पार्ट 41760, दैट्स योर एग्जेम्प्टेड, दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट, दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट। सर हमने 240 का 40% का 40% क्यों किया, क्योंकि ये 40% है, ये तो हमारा डीएनएस अलाउंस एक्चुअल है। अब बोलता है 40% ही केवल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इसीलिए मैंने इसका फिर से 40% किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है मिस्टर जे इज एन एम्प्लॉयर ऑफ ज्ञान गुरुकुल पब्लिक स्कूल, मतलब वो ज्ञान गुरुकुल पब्लिक स्कूल के एम्प्लॉयर हैं, है ना। उसकी डॉटर उस्ताद स्टडी कर रही है उस स्कूल में जहां पर उसे कंसेशन फी मिलती है 600 पर मंथ की, जिसमें एक्चुअल फी है 4,000 पर मंथ। बोलता है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट बताइए, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट बताइए। बेटा यहाँ पर एक आपको रूल याद रखना है कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे एजुकेशन, मेरे चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कोई ट्यूशन अमाउंट पे कर रहा है, फीस पे कर रहा है या कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मेरी ओवरऑल फी 1,000 रुपीज से कम है ना, ओवरऑल फी जो है वो 1,000 रुपीज से कम है, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। बट मेरी यहाँ पे ओवरऑल फी 4,000 रुपीज है, तो नाउ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। बेटा मुझे फी पे करनी कितनी चाहिए थी, 4,000 इंटू 12, 48,000, बट मैं पे कितनी कर रहा हूँ 600 इंटू 12, है ना, 7,200, that means my taxable amount would be 40,800, the D part. I hope I am clear, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इस पार्ट की लास्ट क्वेश्चन। बोलता है बेटा कि मिस्टर जे ने सर्विस ज्वाइन करी 1 अप्रैल 2014 को इन द ग्रेड ऑफ 15,000, 1,000, 18,000, 2,000, 26,000, राइट। यहाँ पर एक जीरो थोड़ा ज्यादा आ गया है ना। ही शैल यहाँ पे शैल होगा, ही शैल बी पेइंग टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 ऑन द सैलरी ऑफ, टोटल सैलरी, मतलब मुझे टोटल सैलरी मांगी है। टोटल सैलरी कैसे निकलेगी बेटा, 2014 में उनकी सैलरी थी 15,000, है ना, तो 2016 में कितनी हो जाएगी 16,000, 17 में 17,000, 18 में 18,000। तो हम बात कर रहे हैं 31st March 2019, मतलब 2018 से 2019 तक की, है ना। अब मूव ऑन 2018 में उनकी सैलरी हो जाएगी 20,000, है ना। तो 14 में अगर उनकी सैलरी है 15,000, तो 15 में उनकी हो जाएगी 16, 16 में हो जाएगी 17,000, 17 में हो जाएगी 18,000 और 18 में हो जाएगी 20,000, क्योंकि 18 के बाद वो 2,000 से बढ़ेगी, है ना, 26,000 तक, तो 20,000।
मैं सिंपली क्या करूंगा, 20,000 इंटू 12, 2,40,000। इसमें से मैं बेटा 40,000 का अमाउंट माइनस कर दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो वो टैक्स किस पे देगा बेटा, वो 2 लाख रुपीज पे देगा। तो हेंस योर आंसर इज सी पार्ट। तो टैक्स किस पर देगा, 2 लाख रुपीज पे देगा, 240 पे नहीं देगा, राइट। प्लीज बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, बार बार बच्चे इसी चीज पे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना नहीं भूलना, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना नहीं भूलना सैलरी के क्वेश्चंस में। तो इसीलिए बच्चों को लगता है कि उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन सही करा है, दे हैव गॉट द राइट आंसर, एवरीथिंग इज करेक्ट, लेकिन दे हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग आंसर बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना भूल गए, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, we'll meet up in the next part to solve the remaining questions of this particular chapter. Thank you.